स्पेशल पार्टनर इंडिया फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, प्रायोजक SBI लाइफ अपने लिए अपनों के लिए और एंजल वन फॉर एवरीवन ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। चलिए, तो बजट और बाजार। बजट अब हम देख रहे हैं हफ्ते भर की दूरी पर है। इससे पहले बाजार का मूवमेंट कैसा रहेगा और कहां आपको फोकस करना है, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO मनीष सोनथालिया जी शो में शामिल हो चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, बजट और मार्केट पर तो राय लूंगी, लेकिन ये जो ट्रम्प साहब की ताजपोशी हुई है और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार 3 दिनों से मजबूती दिख रही है, एक के बाद एक उनकी तरफ से एज एक्सपेक्टेड कुछ बड़े बयान आ रहे हैं और US मार्केट्स रिएक्ट भी कर रहे हैं। सर, क्या माना जाए, उनकी कमजोरी खत्म हो गई है, यहां से अब स्ट्रेंथ पूरी दिखाई दे रही है US मार्केट्स में? क्या व्यू आपको बनता दिख रहा है वहां पे? नहीं, यूएस मार्केट्स तो काफी स्ट्रांग रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स कट होगी, और अगर आप यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स आपकी 15% ही रहेगी। आई मीन, ये सब बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स वहां पर 15% हो जाती है तो काफी बेनिफिट होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी उन्होंने काफी बड़ी बातें की हैं, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर को काफी बेनिफिशियल होगी। बट कहने का ये तात्पर्य है कि इमर्जिंग मार्केट्स में और दुनिया भर में और इनका क्या रिपरकशंस होगा। अभी जस्ट हमने देखा कि बैंक ऑफ जापान ने 25 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी है। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट दुनिया भर में गिरनी चाहिए, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है। तो चूंकि डॉलर काफी स्ट्रांग है, पूरे दुनिया का डॉलर बेसिकली वापस यूएस की तरफ बढ़ रहा है, तो सब कंट्रीज को इंटरेस्ट रेट्स को लुक्रेटिव बनाए रखनी पड़ेगी, जब ताकि डॉलर रिटेन हो जाए या फ्लोज आउटफ्लोज में नहीं बदल जाए। तो ऐसा पहला रेपरकशन हमने बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखा, उसी के कारण हमें मार्केट्स में नर्वसनेस दिख रही है, इमर्जिंग मार्केट्स पर्टिकुलरली। तो ट्रम्प साहब की जो नई रेजिम है वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इतनी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। इमर्जिंग मार्केट्स को बहुत संभल के चलना होगा, और बेसिकली जो टैरिफ की उन्होंने बात की है, अ, मेरे हिसाब से अगर यूएस अमेरिका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़े, तो ये एक बेनिफिशियल होगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूंकि हमारा डेफिसिट जो चाइना के संग काफी बड़ा है, और यूएस में एक्सपोर्ट्स और सर्विस एक्सपोर्ट्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग हमारा सरप्लस है, तो चाइना में चाइना के संग जेवीज अगर हम कंट्री में करें और यूएस के तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये सब कुछ हमें बजट में देखने को मिलेगा, और या बजट के बाहर भी देखने को मिल सकता है, बट इसकी काफी जरूरत है इंडिया के पॉइंट ऑफ। ऑलराइट सर, एक भारत के लिए या भारतीय बाजारों के लिए देखें तो एक बड़ी चुनौती FIIs की लगातार जो बिकवाली हमने 26 सितंबर से शुरू होती हुई देखी, वो आज भी जारी है। कहीं इस पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है सर, या अभी ये जारी रहने वाली है और वो अभी तक वापस लौटने का मन नहीं बना पाए हैं? आप क्या सेंस कर रहे हैं? देखिए, मैं कहता आ रहा हूँ कि FIIs जो बेच रहे हैं वो इंडियन पर्टिकुलर स्टॉक्स को नहीं बेच रहे, वो एक ओवर वैल्यूड करेंसी को बेच रहे हैं। और ये एक कॉमन नॉलेज है कि इंडिया की करेंसी ओवर वैल्यूड है, और क्योंकि हमने यूएस डॉलर के संग रुपए को पेग कर दिया था 2022 साल में, ये हमारे लिए काफी घातक साबित हुआ है। हमने काफी कुछ फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड कर दिया है रुपी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि एक पेग मेंटेन कर रखा था डॉलर के अगेंस्ट। अब ये सब तो क्या है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है जब तक जीडीपी की ग्रोथ स्ट्रांग है, पर चूंकि जीडीपी ग्रोथ 8.2% से 6-6.25% पर आकर रुक जाएगी, ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। और रुपए का दर अभी भी गिरने की गुंजाइश में ही है, और जब तक रुपए का वैल्यू और नहीं गिरता, मुझे नहीं लगता कि FIIs की खरीदारी कुछ होने वाली है। मेरे हिसाब से 88 और 90 के बीच में ना कि आप बिकवाली बंद देखेंगे FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट शॉर्ट कवरिंग भी देखेंगे और बाइंग भी देखेंगे, पर रुपए को पहले 88 और 90 के बीच में होना पड़ेगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। अच्छा सर, अब बजट पे आ जाते हैं। सिंस इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं सर? क्या कोई ऐसे ऐलान होंगे जो FIIs को वापस लेकर आ सकें, जहां हमारी गिरावट थम सके, यहां से फिर से हम एक स्ट्रेंथ की ट्रेजेक्टरी देखें? क्या किसी ऐसे ऐलान की उम्मीद है और जरूरत है? देखिए, जरूरत तो कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की है,
अगर आप एफआईआई का रुपया चाहते हैं कंट्री में आए, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% का इम्पोज हुआ है उसको आप हटा दें तो बहुत पैसे आने की गुंजाइश है। क्योंकि ये बहुत मतलब नाराज है एक तरह से। आप देखा जाए तो एफआईआई जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इम्पोज हुआ है, इंडिया एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। तो सबसे बड़े अनाउंसमेंट तो कैपिटल गेन्स टैक्स रिमूवल की होगी, क्योंकि इसकी आशा बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम है। ये होने की गुंजाइश काफी कम है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखिए, सरकार के पास बहुत चुनौती भरा माहौल है आज की डेट में, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है। आपके 6% से ज्यादा की ग्रोथ अज्यूम नहीं करनी चाहिए। और उसमें बेसिकली आपको कंज्यूमर के हाथ में पैसा देना है, क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर बहुत बुरी तरह गिर रहा है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपको कम करनी है, और एफआरबीएम के रहते आपको कंज्यूमर को भी संभालना है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करनी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनानी है, और एफआरबीएम को भी मैनेज करना है। तो ये जो चैलेंजेस है, आप केपेक्स का कितना परसेंट जीडीपी का करेंगे, 3%, 3.25%, ये मेंटेन करने की जरूरत है। और रेवेन्यू कलेक्शन अगर 6% की ग्रोथ होती है रियल जीडीपी, तो 11-12% से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होता है। कंज्यूमर के अगर हाथ में पैसे देने हैं तो आपको उनकी इनकम टैक्स की रेट्स घटानी होगी, या स्लैब जो है रिड्यूस्ड रेट्स ऑफ टैक्सेस के स्लैब को कम करना होगा, 20% वाले स्लैब की लिमिट्स को बढ़ानी होगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? मुझे तो एक ही संभावना दिखती है, जो कि बहुत नेगेटिव होगा अगर होता है। अगर आप पूरी बजट को अगर बैलेंस करें, तो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ती दिख रही है। अदरवाइज बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर आपको कंज्यूमर को भी संभालना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी करना है, डिसइन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं करनी है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट की है, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होगी कैपिटल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कंजम्पशन सेक्टर को रिवाइव करना, तो ये करना जरूरी है। हाथ में पैसा देना ज़रूरी है, कंजम्पशन को रिवाइव करना ज़रूरी है, और इस मार्केट को लुक्रेटिव बनाने की ज़रूरत है ताकि एफआईआईज वापस लौट सकें। अच्छा सर, अब बाजार पे क्या व्यू बन रहा है? आई मीन अपार्ट फ्रॉम बजट, इस साल के लिए क्या ध्यान है आपका? बाजार का आउटलुक क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बाजार अभी भी 4-5% और गिर सकता है। हम 23,000 के लेवल्स पर हैं, 4.5-5% में हम 22,000 के लेवल्स पर रहेंगे। 22,000 के लेवल्स पर अगर हम 10% अर्निंग्स ग्रोथ पकड़ें 2026 फिस्कल 2026 और फिस्कल 2026 के एवरेज 10% की ग्रोथ पकड़े, तो 18 का अगर हम पी देते हैं तो 22,500 का लेवल होता है। मेरा ये मानना है कि 22,000 के नीचे अगर बाजार जाता है तो बहुत देर तक वो 22,000 के नीचे नहीं रह पाएगा। और 22,000 का एक जो लेवल है इंडिया के मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत एक अच्छा लेवल होगा मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करने का। और ये जो साल है 2025, बेसिकली ये टेल ऑफ टू हाफ्स होगा। फर्स्ट हाफ जो है जून तक, जब हमारी रेट कट भी हो जाएगी, हमारी रबी सीजन की जो हार्वेस्ट है वो भी आ जाएगी, खरीफ सीजन का आउटलुक भी दिख जाएगा। तो ये जो बिल्डअप फेज है वो फर्स्ट हाफ में रहेगा, और सेकेंड हाफ जो है वो एक ग्रोथ फेज रहेगा। बट कहने वाली ये बात है कि जीडीपी ग्रोथ हमें 6-6.25% से ज्यादा बिल्डअप नहीं करना चाहिए। उसमें हमें काफी एफर्ट चाहिए कि फॉरेन एफडीआई वगैरह की भी सपोर्ट चाहिए कि, और एफआईज की भी सपोर्ट चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऐसा दिखता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं गिरने की, 4-5% और डेफिनेटली गिर सकता है। उसके नीचे काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाएगी। रूपी डेप्रिसिएशन डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और 2025 जो साल है वो रूपी डेप्रिसिएशन का ही थीम को पकड़ के चलना चाहिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बैंकों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, इंश्योरेंस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इंपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स, आपके गवर्नमेंट रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड जितने सेक्टर्स हैं, वो बहुत कुछ बजट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उस लिहाज से सिंस आप अच्छी बात है कि ये बता रहे हैं कि 4-5% का करेक्शन है, उसके बाद थोड़ा 22,000 के पास संभलता दिखेगा। आप कह रहे हैं सेकेंड हाफ में कुछ ग्रोथ की गुंजाइश है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे आप अब फोकस करना चाहेंगे, जहां आपको लगता है कि कुछ स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिल रहे हैं? पीछे नहीं चला लेकिन शायद अब आगे चले। आईटी, फार्मा, लार्ज बैंक्स, क्योंकि जो रिटेल क्रेडिट में जो एनपीए साइकिल हमें देखने को मिल रही है, वो लार्ज बैंक्स बेटर प्लेस्ड हैं, उन्हें संभालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे विल बी एबल टू डील विद रिटेल एनपीए साइकिल मच बेटर।
तो लार्ज बैंक्स, हेल्थ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से एकदम रॉक बॉटम वैल्यूएशंस पर है और आगे 2 साल में काफी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज में एक स्ट्रक्चरल बुल रन है, री रेटिंग होगी और चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर रियल सेक्टर को ड्राइव कर रहा है और विद इन द रियल फाइनेंशियल सेक्टर आपकी इक्विटी टिल्ट बढ़ रही है इन द ओवरऑल हाउस होल्ड एसेट्स। पूरे हाउस होल्ड एसेट्स में जो इक्विटीज की परसेंटेज थी वो 5% थी। ये 5% नेक्स्ट 5 साल 7 साल में डेफिनेटली 7.5-8% की तरफ जाएगी। तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड, इक्विटी कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज में तेजी दिखाई देती है। जो अवॉइडेबल सेक्टर्स है वो है बेसिकली जो काफी यूफोरिक रहे हैं लास्ट 2-3 साल में और वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि बाजार में डेफिनेटली एक प्रेशर रहेगा। हाई पी मल्टीपल से दूर रहें, कोई भी सेक्टर्स हो, हाई पी मल्टीपल्स इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर पोर्टफोलियो। पी मल्टीपल सैंग्विन होनी चाहिए और मेरे हिसाब से पीईजी विच इज प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ 3 से नीचे हो या 1.5 से 2 के बीच में हो तभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनती है। जहां भी 3 पीईजी एंड एक्सेस यूफोरिक सेक्टर्स लास्ट 2 years उसे अवॉइड करना चाहिए। संथालिया सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे यहाँ से लेकर बजट तक किस तरह के मूवमेंट और बजट के बियॉन्ड भी बाजार का रिएक्शन कैसा होगा, कहाँ पैसा बनेगा और कहाँ दूर रहने की आवश्यकता है। सर, थैंक यू सो मच आज हमारा साथ देने के लिए।